स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल मास कवच विस्मास। जगह जगह घनी लाइटिंग बिखरी हुई थी। तेज धाराएं कैसों के चारों ओर आगे पीछे बहती रही और लगातार उस पर अटैक करती रही। हालांकि केसो ने लाइटनिंग से बचने की जहमत नहीं उठाई। हवा में मौजूद रेत के कण तेजी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और अंडे के आकार में रेत की ढाल में बदल गए, जिससे वह लाइटनिंग से बच गया। लाइटनिंग ने जल्द ही अपना प्रभाव खो दिया, रेत की ढाल को भेदने में असमर्थ हो गई। ढाल के अंदर केसो ने जमीन पर जोर से अटैक किया। पेट्रीफाइड स्पिल का प्रभाव एक बार फिर तेजी से फैलने लगा। जब आदर्श ने खुद को असुविधाजनक स्थिति में पाया तो तुरंत मैजिक बूट्स को एक्टिवेट कर दिया। पेट्रीफाई प्रभाव तेजी से फैल गया और तुरंत 100 मीटर के भीतर की हर चीज को कठोर कड़ी चट्टान में बदल दिया। यह आदर्श के टखने के ठीक पीछे था। अगर वह थोड़ा भी धीमा होता तो उसका पैर पत्थर में बदल जाता। अब कहाँ भाग रहे हो? कैसो की आंखें भूरी रोशनी से चमक उठी। आदर्श पर लाइट की किरण उड़ी। उन्होंने तुरंत डिपार्टिंग नेदर शील्ड को एक्टिवेट किया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं लग रहा है। जैसे ही धातु शील्ड दिखाई दी, प्रकाश किरण के संपर्क में आने के बाद यह तुरंत पत्थर में बदल गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और टुकड़े टुकड़े हो गई। आदर्श इस बात से हैरान थे कि कैसो का अर्थ एलिमेंट कितना उत्कृष्ट था। वह पेट्रीफाई की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम था। पेट्रीफाई! कैसो ने एक बार फिर उसकी भूरी आंखों से किरण निकाल दी। आदर्श उससे बचने के लिए तेजी से किनारे की ओर लुढ़क गया। उसके पीछे का लकड़ी का अवरोध तुरंत एक भंगुर पत्थर के पदार्थ में बदल गया और सबसे नरम स्पर्श से टूट जाएगा। यदि आपके पास बस इतना ही है तो आपकी मृत्यु निकट है। कैसो का चेहरा अचानक घूम गया। उसकी त्वचा बदल रही थी। आदर्श को कैसो के शरीर पर नीली खून के रंग की धुंध घिरती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे धुंध घनी होती गई, उसके शरीर की रूपरेखा धीरे धीरे धुंधली होती गई। पॉइजन एलिमेंट! जब आदर्श ने कैसो की ओर देखा तो उसने महसूस किया कि एक खतरनाक ऑरा उसकी ओर फैल रहा है। कैसो ने अपनी भुजाएं लहराई। उसने जो बड़ा कोट पहना हुआ था वो अचानक टुकड़े टुकड़े हो गया। नीला खून के रंग का जहर सभी दिशाओं में बहने वाली तेज हवा बन गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप में से कोई भी इस जगह को जीवित नहीं छोड़ेगा। कैसो का चेहरा हिलने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मांसपेशियां उसकी त्वचा से बाहर निकलने वाली थी। उसके चेहरे पर अजीब परिवर्तन हो रहा था। उसकी मांसपेशियां अब भारी हो गई और बढ़ती रही। कुछ ही समय बाद उसका ऊपरी शरीर मोटी मजबूत मांसपेशियों से ढका हुआ था। उसकी त्वचा मेंढक की तरह हरी थी। उसके पूरे शरीर पर गांठें थी। उसके शरीर के अन्य अंग भी बदल रहे थे। इसे देखकर आदर्श को शालिनी की याद आ गई, जब उसके शरीर पर अचानक मौत वाली जहर रानी ने कब्जा कर लिया था। वह अपने शरीर का एडवांस पॉइजन स्पिल लागू कर रहा है। जब रेनू ने परिवर्तन देखा तो वह हाँफने लगी। पॉइजन एलिमेंट के मेजबान के रूप में अपने शरीर का उपयोग करना और डीमन प्राणियों के रक्त का उपयोग करके खुद को राक्षस में बदलना, केसो द्वारा पॉइजन एलिमेंट का प्रयोग भी चौंकाने वाला था। क्या मैंने तुम्हें आश्चर्यचकित किया? इतने सटीक परिवर्तन के साथ तुम्हें माना कुछ तिरचट्टों पर कदम रखने जैसा है। केसो अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उल्कापिंड फिस्ट! आदर्श की मुट्ठी आग की लपटों में घिर गई। उसकी मुट्ठी से उग्र ड्रैगन रूपांतरित केसो पर झपटे। कैसो अपने चेहरे पर उसी मुस्कुराहट के साथ वहां खड़ा था। उग्र ड्रैगन कैसो में घुस गए, लेकिन परिवर्तन से मजबूत त्वचा और मजबूत मांसपेशियां नीले लाल मांस कवच की तरह थी। आदर्श की उल्कापिंड की फिस्ट ने उस पर केवल एक छोटा सा झुलसा हुआ निशान छोड़ा। उसने आदर्श को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही वह आश्चर्य में डूबा हुआ था, केसो का भयानक चेहरा अचानक उसके करीब आ गया। इतनी जल्दी? ये एकमात्र शब्द थे जिनके बारे में आदर्श सोच सकता था। एक क्षण पहले केसो कम से कम 100 मीटर दूर था, लेकिन पलक झपकते ही वह आदर्श के ठीक सामने था। उसके उत्परिवृत हाथों से ब्लेड निकले और आगे बढ़ गए। केसो ने आदर्श पर अपनी भुजाएं घुमाई, उसका सिर काटने की कोशिश की। आदर्श तुरंत पीछे हट गया। हालांकि जैसे ही वह पीछे उछला, जमीन से एक पत्थर का खंबा उभरा। खंबा आदर्श की पीठ पर जोर से लगा और वह हवा में उछल गया।
जब आदर्श को अचानक चक्कर आया और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई तो उसने कैसो के भद्दे चेहरे की एक झलक देखी। उस आदमी ने उसका पीछा करना जारी रखा और अपनी बाह पर ब्लेड से आदर्श की छाती पर निशाना साधा। ब्लैक स्नेक आर्मर। आदर्श ने मार्क को एक्टिवेट किया। जिस स्थान पर अटैक होने वाला था उसकी रक्षा के लिए ब्लैक स्नेक आर्मर के रून तेजी से सर्पिल गति में उसकी छाती पर दिखाई दिए। फिर रून्स आदर्श के शरीर के बाकी हिस्सों में फैल गए और उसे पूरी तरह से ढक दिया। केसो ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया जब उसने देखा कि आदर्श कवच द्वारा संरक्षित था। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांध लिया और उन्हें आदर्श की छाती पर ऐसे पटक दिया जैसे वो हथौड़े का उपयोग कर रहा हो। आदर्श आसमान से गिरा और पत्थर के खंभे से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हवा में धूल छाई रही। आदर्श को महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां और सिर बुरी तरह दर्द कर रहे हैं। डाकुओं का चालाक नेता जाहिर तौर पर बहुत सारी लड़ाइयों से गुजरा था। जैसे ही उसने देखा कि आदर्श कवच द्वारा सुरक्षित है उसने तुरंत अपना छुरा घोंपने के अटैक को प्रहार में बदल दिया। यह अटैक अभी भी कवच पहने हुए जादूगर को गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम था। यह बहुत मजबूत है। आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने होठों से खून पोंछते हुए खुद में बुदबुदाया। हालांकि वह एक एडवांस मैजिशियन भी था, लेकिन उसने जो ताकत दिखाई वह ओमी जो दिखा रही थी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। कुछ राउंड के बाद आदर्श ना केवल उसे कोई नुकसान पहुंचाने में विफल रहा बल्कि उसे खुद भी काफी चोटें आई। एक बंदरगाह के दूसरी ओर सुनहरे परिधान में एक लंबे बालों वाली महिला अंधेरे में एक रात्रि योगिनी की तरह एक झंडे के टॉप पर खड़ी थी। उसके पतले शरीर में एक विशेष रहस्यमयी उपस्थिति थी। महिला की निगाहें बंदरगाह पर हो रहे युद्ध पर टिकी थी। उसने आह भरते हुए कहा, वो खुद पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा है। अपने दम पर कैरेबियन के सबसे मजबूत जहर जादूगर को हराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है हमें हस्तक्षेप करना होगा, नहीं तो उस युवक को खतरा होने वाला है। यहाँ तक कि उनमें से 5 भी केसों को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी कौम से एक आदमी की आवाज ने उत्तर दिया। मुझे पता है, लेकिन कैसो फिर भी भागने वाला है। काले कपड़ों में घुंघराले बालों वाली महिला एक बार फिर बोली। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम उम्मीद कर रहे थे कि 3 राष्ट्रीय टीमें लाल आभूषण गिल्ड को हमारे लिए बिजी रख सकेंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकतर सरकारी सेना से उलझ रही थी। हमें जल्दी करनी होगी। हम कैसों को उन सभी को माने नहीं दे सकते। ठीक है, मैं चलती हूँ। काले सुनहरे रंग की पोशाक में महिला नीचे उतरने ही वाली थी कि अचानक उसने देखा कि कैसों से लड़ रहे एक युवक अकेले तेज लपटों में घिरा हुआ था। यहाँ तक कि जब उसने इतनी दूर से शक्तिशाली ऑरा महसूस किया तो वह अवचेतन रूप से हाँफने लगी। उसने आग की लपटों को देखा तो हतप्रद होकर युवक झुलसने लगी। रुको, ऐसा लगता है कि वह अभी भी लड़ सकता है, महिला ने चिल्लाकर कहा। वह महिला स्क्रैड हॉल ऑफ लिबर्टी की एक स्क्रैड हॉल मैजिशियन थी। उसने और उसके दल ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि कैसो अविश्वसनीय रूप से चालाक था। जैसे ही उसे उनकी उपस्थिति का एहसास होता वह पॉइजन छोड़ देता और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता। वे लाल आभूषण गिल्ड को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प थे। यदि राष्ट्रीय टीमें कैसो पर और दबाव डाले तो उनके पास कैसो को गिरफ्तार करने का बेहतर मौका होगा। चीन का युवक पहले ही कैसो को अपने पॉइजन कवच का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो चुका था। पुरुष स्क्रैड हॉल जादूगर ने सलाह दी, यह युवक काफी प्रभावशाली है, आइए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। काले सुनहरे परिधान में महिला की एक जोड़ी हल्की नीली एम्बर जैसी आंखें थी। वे आकर्षक और प्रतिभाशाली थी और युवक पर टिकी थी। आप अकेले नहीं हैं जो रूपांतरित हो सकते हैं। उल्कापिंड फिस्ट। आदर्श की पीठ पर जलते हुए पंख दिखाई दिए जिससे वह आग की लपटों में घिरी मिसाइल में बदल गया। जैसे ही उसने केसों के उत्परवित मांस पर मुक्का मारा 9 ओग्ड ड्रैगन उसके पीछे हो लिए। कैसो की आंखें चौड़ी हो गई और विश्वसनीय प्रभाव से वह कुछ 100 मीटर दूर उड़कर गिर गया। ट्रकों के आकार के कुछ कंटेनरों में पटकने के बाद अंततः वह रुक गया।
टेलीकिनेसिस। आदर्श की आंखों से चांदी की चमक निकल रही थी। चांदी की रोशनी ने भारी कंटेनरों को घेर लिया और धीरे धीरे उन्हें हवा में उठा लिया। कंटेनर बेहद भारी थे, वे सभी आदर्श के नियंत्रण में केसों पर टूट पड़े। जैसे ही कंटेनर एक दूसरे के ऊपर गिरे तो जोरदार चीख सुनाई दी। नीचे का मोटा कंक्रीट टुकड़े टुकड़े हो गया। यह बताना असंभव था कि कैसो जीवित था या मृत। कुछ ही दूरी पर काले सुनहरे परिधान में महिला स्क्रेड हॉल मैजिशियन ने चौंककर अपने सेक्सी होठ खोले। कैसो की ताकत के साथ वह राष्ट्रीय टीमों में किसी को भी आसानी से कुचल सकता था। उसके जैसे राक्षस से लड़ते हुए बहुत से लोग इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाए। हालांकि महिला को आश्चर्य हुआ, चीनी छात्र भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था और केसों को उड़ते हुए गिराने में भी सक्षम था। भारी कंटेनरों ने संभवतः केसों को भी नुकसान पहुंचाया था। टकराना। केसो मरा नहीं था। परिवर्तन के बाद वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसने अपने ऊपर रखे कंटेनरों को एक ही झटके में समुद्र में गिरा दिया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर मुट्ठियों का गहरा निशान था, जिसके चारों ओर जले हुए निशान थे। उस व्यक्ति का बचाव अविश्वसनीय था। आदर्श का अटैक कमांडर लेवल के शरीर में छेद करने में सक्षम था, लेकिन यह कैसो अभी भी बिल्कुल सही स्थिति में लग रहा था। बॉस, क्या आप ठीक है? बड़े पेट वाले मोटू ने पूछा। यहां तक कि केसो के आदियों ने भी शायद ही कभी अपने बॉस को इधर उधर गिरते देखा हो। वे चिंता किए बिना नहीं रह सके। अपना मुंह बंद करे, कैसो ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई थी क्योंकि वह इतना क्रोधित था। इतने समय के बाद भी उसने उस अहंकारी बच्चे को नहीं मारा था। केसो तब सीधा हुआ जब उसने आदर्श के शरीर पर आग की लपटों के 2 छल्ले जलते हुए देखे। केसो को पता नहीं था कि आदर्श को घेरने वाली आग की लपटें कहां से आ रही थी। हालांकि वह एक शक्तिशाली फ्लेम को सूंघ सकता था और ऐसा लगता था कि यह जादूगर के अपने एलिमेंट के बजाय कहीं और से उत्पन्न हुआ था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र। केसो ने आग की जिस असाधारण उपस्थिति को महसूस किया वह लिटिल फ्लेम बेले की ओर से थी। सच तो यह था कि लिटिल फ्लेम बेले अभी तक पूरी तरह से जागी नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग आदर्श के साथ तालमेल बिठा चुका था। जब उसे अपने पिता को खतरे में महसूस हुआ तो उसने आदर्श की मदद देने के लिए अनजाने में अपनी फ्लेम्स खोल दी, जिससे उसे आपदा की आग पर नियंत्रण मिल गया। आदर्श आसानी से बता सकते थे कि लिटिल फ्लेम बेले की ताकत में तेजी से सुधार हो रहा था। आमतौर पर उल्कापिंड फिस्ट इतनी मजबूत नहीं थी कि मोटी चमड़ी वाले केसों को नुकसान पहुंचा सके। यह केवल इसलिए काम आया क्योंकि लिटिल फ्लेम बेले मजबूत हो चुकी थी। इस प्रकार आदर्श के पास होने पर वह और भी मजबूत हो गई थी। लिटिल फ्लेम बेले आधी नींद की अवस्था में थी। एक बार जब वह पूरी तरह से जाग गई तो आदर्श को विश्वास था कि लिटिल फ्लेम बेले अपने आप में कुछ कमांडर लेवल के प्राणियों जितनी मजबूत होंगी, और जब वह उसे अपने वश में कर रही होंगी तो और भी ज्यादा मजबूत होगी। केसो ने खुद को लिटिल फ्लेम बेले की ताकत से भयभीत पाया। दूसरी ओर लिटिल फ्लेम बेले की क्षमताओं पर नियंत्रण हासिल करने के बाद आदर्श अब केसो के जहर वाले मांस की उत्कृष्ट रक्षा से नहीं डरता था, जबकि उग्रपंख अभी भी आसपास थे। आदर्श विस्फोटक गति से केसो पर टूट पड़ा। इस बार आदर्श ने उल्कापिंड फिस्ट नहीं डाली। आखिरकार यह स्पिल केवल एक इंटरमीडिएट स्पिल था। इस पर लगाए गए अतिरिक्त बफ्स के बावजूद यह अभी भी उत्परिवर्तित केसों को गंभीर क्षति पहुंचाने में असमर्थ था। आदर्श के चारों ओर एक लाइटनिंग स्टार कॉन्स्टलेशन तेजी से चमक उठा। उसकी बाहें जल्द ही लाइटनिंग की चपेट में आ गई। 2 मूक और घातक बोल्ट केसों के सामने से गुजरे, जिसके परिणाम स्वरूप तुरंत एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। पर्पल ब्लैक लाइटनिंग की चमक आकाश में उठी और पूरे क्षेत्र में फैल गई। लाइटनिंग के बोल्ट द्वारा केसो को हवा में गिराए जाने के बाद चापों ने उसके शरीर को भयंकर रूप से मारना जारी रखा। केसो ने आकाश में एक उग्र गर्जन छोड़ी। उसने तुरंत पास के स्काई वेल को नियंत्रित कर लिया। रेत के छोटे छोटे कण उसके शरीर से जुड़े हुए थे, जो उसे तेजी
से लाइटनिंग से बचाने के लिए एक मजबूत खोल बनाते थे। केसो ने खुद को वापस जमीन पर लेटने के लिए मजबूर किया। उसका मोटा भारी शरीर डेक पर भारी पड़ रहा था। उसके वजन से पूरी नाव आगे की ओर झुक रही थी। आदर्श ने तुरंत केसो का पीछा किया और नाव पर एक ऊंचे खंबे पर खड़ा हो गया। उसका शरीर भीषण आग की लपटों में घिरा हुआ था। आदर्श चिलचिलाती धूप में बदल गया था जो डेक पर खड़े केसो पर पड़ रही थी। रॉक हैमर! केसो स्थिर खड़ा रहा और हवा में रेत के कणों को 20 मीटर लंबे विशाल हथौड़े में बदल दिया। उसने अपने उत्परिवर्तित मांस की ताकत का उपयोग करके इसे आदर्श पर घुमाया, जिससे आदर्श समुद्र में जा गिरा। आदर्श ने बगल में जाने की कोशिश की। लगभग 5 मीटर व्यास वाला एक आग का गोला उल्कापिंड की तरह पानी में गिरा, जिससे भीषण लपटों के साथ एक विशाल लहर उठी और आसपास का वातावरण लाल हो गया। मारो! केसो डेक से नीचे कूद गया। उसकी कोहनी के आसपास के ब्लेडों से आदर्श पर जमकर अटैक किया गया। बर्फीली धारें समुद्र की सतह पर बह गई, जिससे पानी 2 हिस्सों में बंट गया। बंदरगाह के निकट का पानी अपेक्षाकृत गहरा था। आदर्श की आग पानी से काफी कमजोर हो गई थी। उनके पास अस्थायी रूप से हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह भागती हुई शैडो के साथ तेजी से समुद्र की सतह पर सरक गया। केसो ने तुरंत उसका पीछा किया। उस व्यक्ति को स्काई वेल में पूरी तरह से महारत हासिल थी। वह आकाश में चट्टानी पुल बनाने में सक्षम था और उन पर हवा में दौड़ता था। जमीन से जुड़ा पुल। केसो ने उसे और अधिक गति देने के लिए अर्थ वेव डाली। उसने आदर्श को पकड़ लिया और उसे नाव के सामने जोर से पटक दिया। आदर्श को राक्षस ने नाव से तोड़ दिया था। जब उसने राक्षस को फिर से अपनी ओर आते देखा तो उसने तुरंत लाइटनिंग की तरह अपनी बाहें लपेट ली। राक्षस यहाँ केसो को कहा जा रहा है। केसो पर लाइटनिंग की लहर दौड़ गई। 10 से अधिक लाइटनिंग के बोल्ट उस पर भयंकर रूप से गिरे। केसो लाइटनिंग के मैजिक से नहीं डरता था। उनका अर्थ एलिमेंट आदर्श के लाइट एलिमेंट से काफी मजबूत था। लाइटनिंग। हर बार जब आदर्श ने उस पर लाइटनिंग गिराने की कोशिश की तो वह अपनी त्वचा को स्काई व्हील की मोटी परत से लपेटने में सक्षम था और लाइटनिंग को अपने कवच पर गिरने से रोकता था। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। जब आदर्श को पता चला कि उसकी लाइटनिंग काम नहीं कर रही है तो उसने अपना हाथ बदल दिया। उसने तुरंत अपनी बाईं मुट्ठी केसो के चेहरे पर फेंक दी, जो अचानक आग की लपटों में घिर गई। मुक्के ने केसो को आश्चर्यचकित कर दिया। उससे बच्चे में मौजूद एलिमेंटों की संख्या गिनने में परेशानी हो रही थी। उग्र ड्रैगन आगे बढ़े और केसो को नाव से दूर फेंक दिया। आग की भीषण लपटों के कारण वह पानी में गिर गया। इससे पहले कि आदर्श अपनी सांस ले पाता, केसो पानी से बाहर कूद गया और अब टूटे हुए डेक पर उतरा। उसने अपने ब्लेडों को बेतहाशा घुमाते हुए आदर्श का लगातार पीछा किया। फ्लेम स्वॉर्ड! आदर्श क्रोधित हो गया। उस आदमी ने सोचा कि केवल उसके पास ही हथियार है। फ्लेम स्वॉर्ड के आकार लेने के बाद आदर्श ने 10 मीटर से अधिक जलती हुई तलवार को बड़ी ताकत से आगे घुमाया। हालांकि आदर्श को आश्चर्य हुआ, इस बार उन्होंने जिस फ्लेम स्वॉर्ड को बुलाया था वह उस प्रकार की नहीं थी जिसे अपनी सारी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ता था। आदर्श को महसूस हो रहा था कि उसके हाथ में फ्लेम स्वॉर्ड बेहद स्थिर थी, आग की लपटों में घिरी हुई एक वास्तविक विशाल तलवार की तरह। यह कुछ ही समय में गायब नहीं हो जाएगी। आदर्श बड़ा खुश था। ऐसा लग रहा था कि लिटिल फ्लेम बेले की ताकत में सुधार से उसकी क्षमताओं में भी सुधार हुआ है। फ्लेम स्वॉर्ड की अवधि अब काफी लंबी हो चुकी थी। केसो की कोहनी पर ब्लेड 1 मीटर से भी कम लंबे थे, लेकिन आदर्श की फ्लेम स्वॉर्ड अब 15 मीटर तक पहुंच चुकी थी। आदर्श को इसे घुमाने के लिए अपने दोनों हाथों और स्पेस एलिमेंट का उपयोग करना पड़ा। आदर्श के हाथ में फ्लेम स्वॉर्ड जैसी नहीं थी, यह वास्तव में एक मोटी छड़ जैसा दिखता था। जब केसो ने करीब आने की कोशिश की तो आदर्श की तलवार से वह तुरंत घायल हो गया। आदर्श ने तुरंत स्लैश डाउन के साथ इसका अनुसरण किया। आग की लपटें आगे की ओर बढ़ रही थी। धधकती लाल आग कभी ना खत्म होने वाली लग रही थी। यह स्पष्ट था कि केसो 15 मीटर लंबी विशाल फ्लेम स्वॉर्ड से डरता था। उन्होंने अब आदर्श पर निडर होकर अटैक करने की हिम्मत नहीं की।
वो अपने लिए लाभ सुरक्षित करने के लिए पेट्रीफाई का उपयोग करने की योजना बनाते हुए काफी दूर हट गया। निष्शासन। इस बार आदर्श ने उस लड़के को अपना एडवांस पेड़ डालने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने निर्णायक रूप से अंधकार के अपने फॉर्मेशन को स्थापित किया। निष्शासन का कवरेज क्षेत्र व्यापक था, यहां तक कि केसों को भी इससे बचने के लिए कुछ समय चाहिए था। गहरा काला अंधेरा एक भूल भुलैया की तरह था जो उसकी आंखों के रॉक डीमन के प्रभाव को बहुत बाधित कर रहा था। आखिरकार पेट्रीफाई के प्रभाव को फैलने के लिए आंखों से निकलने वाली रोशनी पर निर्भर रहना पड़ा। वो आदर्श को देख भी नहीं सका, इसलिए उसके पास उस पर पेट्रीफाई स्पिरिट डालने का कोई मौका नहीं था। आदर्श के पास अभी भी फ्लेम स्वॉर्ड थी। वह भागती हुई शैडो के साथ निष्शासन में एक प्रेत के रूप में तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम था। 4 अलग अलग दिशाओं से कैलामिटी, फायर और रोज फ्लेम की शैडो वाली 4 छायाएं केसों पर आ गिरी। केसों ने विस्मय से उसके चारों ओर देखा। उसे परछाइयों के बीच असली आदर्श को पहचानने में परेशानी हो रही थी। उसी समय जब आदर्श फ्लाइंग शैडो के प्रभाव में फ्लेम स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह उसके हमले की नकल करने के लिए 3 अन्य दर्पण छवियों को बुलाएगा। वह जानता था कि निष्शासन शैडो स्पीलो के प्रभाव को काफी मजबूत करने में सक्षम था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना पागलपन भरा होगा। जब फ्लेम स्वॉर्ड की चिलचिलाती गर्मी कैसों के सामने आई तो उस व्यक्ति को अंततः एहसास हुआ कि कौन सा असली आदर्श था, क्योंकि फ्लेम स्वॉर्ड की गर्मी और ऑरा सबसे मजबूत था। हालांकि उसके पास प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। फ्लेम स्वॉर्ड की लपटें आगे की ओर बढ़ी और जैसे ही तलवार आगे की ओर कटी आधे में विभाजित होगी। कैसो ने खुद को संभालने के लिए अपनी बाहों को अपने सिर के चारों ओर लपेट लिया, लेकिन वह अभी भी प्रभाव से उड़ गया। फ्लेम स्वॉर्ड डेक के पास समुद्र की दिशा में बढ़ी। कैसो ने दर्द भरी चीख निकाली और कंटेनरों के मलबे में गिर गया। चिलचिलाती विपत्ति की आग और रोज फ्लेम उसे जलाती रही। आग की लपटें पहले ही उसके मांस कवच में प्रवेश कर चुकी थी। अंधेरे में छिपे स्क्रेड हॉल ऑफ मैजिशियन इस शानदार चाल को देखकर शॉक रह चुके थे। यह अत्यंत प्रतिभाशाली कहां से आया? क्या उसने कैसो को, जो मूल रूप से कैरिबियन सागर में अजय था, अकेले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था? इतना मजबूत क्या वह लड़का सचमुच एक छात्र है? यहां तक कि पुरुष मैजिशियन भी अवचेतन रूप से बोल उठा। वे लड़ाई देख रहे थे, कैसो को हराने के लिए अटैक करने के सही मौके का इंतजार कर रहे थे। आदर्श जितनी देर तक लड़ाई में टिके रहे उनकी संभावना उतनी ही बेहतर थी। वे धीरे धीरे क्षेत्र की ओर आ रहे थे, लेकिन कैसो आदर्श के साथ लड़ाई में इतना बिजी था कि उन्हें नजर ही नहीं आया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि छात्र कैसो को जबरदस्ती हराने में कामयाब हो गया। वह कैसो को उत्परिवर्तित रूप की उत्कृष्ट रक्षा को लगभग तोड़ चुका था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य छात्र हासिल कर सकता था। यहां तक कि स्क्रेड हॉल ऑफ मैजिशियन, जो थोड़े कमजोर थे, कैसो को इस तरह की लेने के लिए मजबूर करने में असमर्थ थे। ओलेना, मुझे लगता है हम एक लाइट बाइंडिंग फॉर्मेशन का निर्माण कर सकते हैं, जादूगर ने कहा। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। जब कैसो घायल हो गया है और अब गुस्से से अंधा हो गया है, काले और सुनहरे रंग की पोशाक में महिला ने सहमति व्यक्त की। कैसो इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। उनकी बुद्धि के अनुसार उन्होंने अभी भी अपने अंतिम एलिमेंट का उपयोग नहीं किया था, जिसे उन्होंने अपना अंतिम तुरूप का पत्ता माना था। हालांकि वर्तमान दर यह संभावना थी कि आदर्श उसे अपने अंतिम एलिमेंट का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है। दोनों आसानी से एक अप्रियाय जाल बिछाने के लिए अवसर का लाभ उठा सकते थे, जिससे कैसो को भागने का कोई मौका नहीं मिलता था। कितना चौंकाने वाला! यदि हम वास्तव में कैसो को पकड़ सकते तो इस छात्र ने निश्चित रूप से सबसे अधिक योगदान दिया है, जादूगर ने कहा। वह चीनी टीम का कैप्टन हो सकता है। उनकी ताकत हमारी राष्ट्रीय टीम में आसास के बराबर है, ओलिना ने कहा। आदर्श स्पष्ट रूप से 2 चालाक पवित्र हॉल जादूगरों के अस्तित्व से अनजान था, जो गुप्त रूप से पर्दे के पीछे एक साजिश रच रहे थे। जब उसने कैसो को उसी दुर्जय ऑरा के साथ अपने पैरों पर खड़ा होता देखा तो उसने तुरंत भौहें चढ़ा लिए।
लाल आभूषण गिल्ड का यह अध्यक्ष बेहद मजबूत था, यहां तक कि उसका पिछला अटैक भी उस व्यक्ति को हराने में विफल रहा था, जिसका अर्थ है कि वह संभवतः लड़ाई हार जाएगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: सबसे अधिक उपकरण किसके पास है? हवा के झोंके से तेज झोंके में बदलने लगी। आदर्श की त्वचा हवा के हल्के स्पर्श से भी दर्द कर रही थी। उसने अपने चारों ओर नजर डाली और पाया कि वह नारंगी पीले रेत के तूफान की परतों से घिरा हुआ था। शुरुआत में जानलेवा रेत का अटैक अविश्वसनीय रूप से तेज था, लेकिन तेज हवा के कारण यह और भी घातक हो गया। विंड एलिमेंट! आदर्श का दिल डूब गया। पूरी लड़ाई के दौरान केसो ने केवल 2 एलिमेंटों का उपयोग किया था। उसने अपना थर्ड एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाया था, लेकिन अब एक गंभीर चोट लगने के बाद वह अंततः अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने को तैयार था। केसो का अर्थ एलिमेंट और पॉइजन एलिमेंट दोनों ही काफी उत्कृष्ट थे। यदि यह लिटिल फ्लेम बेले की ताकत के एडवांस के लिए नहीं था, तो उसके पास केसो की ताकत से मेल खाने का कोई मौका नहीं था। लेकिन अब केसो ने अपना विंड एलिमेंट प्रदर्शित किया था। यहां तक कि आदर्श भी शांत लेकिन शक्तिशाली हवा से भयभीत था, जैसे कि उसने समुद्र में तूफान की थोड़ी सी झलक देख ली हो। वह आसानी से कल्पना कर सकता था कि तूफान कितना विनाशकारी था। उस व्यक्ति का सबसे मजबूत एलिमेंट अर्थ एलिमेंट नहीं है, ना ही वह पॉइजन एलिमेंट था, यह विंड था। आप मेरे लिए बमुश्किल एक योग्य प्रतिद्वंदी है, लेकिन यह बहुत बुरा है कि इसका अंत आ रहा है, क्योंकि मैंने आज काफी आनंद लिया है। केसो के कठोर मांस पर धीरे धीरे मुस्कुराहट उभर आई। केसो अचानक हवा में गायब हो गया। आदर्श हैरान रह गया। उन्होंने सब कुछ धीमा करने के लिए तुरंत स्पेस रिदम टाइम स्टैटिस कास्ट किया। हालांकि टाइम स्टैटिस के प्रभाव के तहत अंतरिक्ष में भी आदर्श केवल एक धुंधली छाया देख सकता था। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आपका कवच कितना मोटा है। केसो की आवाज अचानक आदर्श के पास प्रकट हुई। आदर्श समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। केसो ने अपनी मांसल भुजाओं से आदर्श का गला पकड़ लिया। केसो की ताकत चौंकाने वाली थी। आदर्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गला किसी राक्षस ने पकड़ रखा हो। उसे इससे मुक्त होने में परेशानी हो रही थी। जब यह हो रहा था, आदर्श ने केसो की पीठ पर नारंगी पीली हवा से बने विशाल पंखों की एक जोड़ी देखी। पंख हवा और रेत से मिश्रित थे। जब वे तेजी से धड़क रहे थे तो उनकी आवाज हेलीकॉप्टर की तरह लग रही थी। केसो ने आदर्श को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। स्काई वेल और बवंडर उसके पैरों से चिपक गए, जिससे वह आकाश में 300 मीटर तक उछल गया। बादल ठीक उनके सिर के ऊपर थे। आदर्श अपनी वर्तमान ऊंचाई से पूरा व्हाइट हैट सिटी देख सकता था। केसो की ताकत आदर्श की गर्दन काटने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जबकि उसने ब्लैक स्नेक आर्मर पहना हुआ था। उसने आदर्श के साथ पत्थर जैसा व्यवहार किया और उसे जमीन पर पटक दिया। आदर्श में उड़ने की क्षमता नहीं थी। जैसे ही वो गिर रहा था, उसने अपने ऊपर 30 मीटर से भी कम की एक विशाल चट्टान को उसी गति से गिरते हुए देखा। चट्टान का जो किनारा इसकी ओर इशारा कर रहा था वह नुकीला था और दूसरा सिरा सपाट था। केसो समतल छोर पर खड़ा था और चट्टान पर अपने पैर पटक रहा था ताकि उसकी गति तेज हो सके और उसकी गति और बढ़ सके। आदर्श पर तेज धार तब लगी जब वह अभी भी हवा में था। दर्द अभी भी सहनीय था क्योंकि वह अभी भी हवा में गिर रहा था। हालांकि आदर्श को स्पष्ट रूप से पता था कि जब वह जमीन पर गिरेगा और चट्टान उसके ऊपर दबेगी तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हवा उसके कानों में गूंजी। वह बहुत तेजी से गिर रहा था। सबसे अधिक संभावना यह है कि बिना चट्टान के उस पर दबाव डाले भी वह गिरकर मर जाएगा। केसो गिरती हुई चट्टान पर खड़ा हो गया। उसने अपनी बाहें पकड़ ली और जोर से हंसने लगा। इस अहंकारी बच्चे को दफनाने का समय आ गया है। आदर्श! आहन ने अपना सिर उठाया और आदर्श को एक नुकीली चट्टान के साथ भयानक गति से हवा में गिरते हुए देखकर चौंक गया।
बोल्डर आकार की चट्टान आदर्श को जमीन में गिराने ही वाली थी। उसके प्रभाव से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जाओ उसकी रक्षा करो। आहान ने अपने दांत भींच लिए। प्राचीन रूनों से उकेरा गया एक लकड़ी का क्लैपर तुरंत आकाश में उड़ गया। जैसे ही लकड़ी का क्लैपर प्रकट हुआ, उसने एक सर्पिल सुनहरी रोशनी फैला दी। प्रकाश तेजी से एक विशाल लकड़ी के क्लैपर के आकार में एक सुनहरे अवरोध में बदल गया, जिसने आदर्श को आकाश से गिरते ही पकड़ लिया। गोल्डन बैरियर ने तुरंत आदर्श को घेर लिया। रून्स एक मजबूत कवच में तब्दील होते दिख रहे थे। टकराने की आवाज आती है। चट्टान जमीन में धंस गई। जोरदार टक्कर के बाद नावे और पानी दोनों तेजी से बहने लगे। बंदरगाह की ठोस जमीन से चट्टानें और मिट्टी टूट गई। जगह जगह चौंकाने देने वाली दरारों की रेखाएं फैल गई, मानो पूरा बंदरगाह टुकड़ों में टूटकर पानी में गिर जाएगा। आदर्श! रेणु की आंखें चौड़ी हो गई और उसने गड्ढे को घूरते हुए चीख निकाली। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सका। ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि आदर्श खुद इस प्रभाव से बच सके। अरे वो मर गया। धिक्कार है, हम फॉर्मेशन पूरा करने के बहुत करीब है। हम बहुत लापरवाह हो गए हैं, ओलेना ने आत्म आरोप के संकेत के साथ कहा। उन्हें त्वरित सफलता के लिए उत्सुक होने के बजाय हस्तक्षेप करना चाहिए था। आखिर वह युवक एक छात्र ही तो था। ऐसा कोई मौका नहीं था कि वह कैरेबियन सागर के सबसे बड़े तानाशाह से अकेले मुकाबला कर सके। अब क्या करे? चलते रहो, अब हम केसों को भागने नहीं दे सकते, ओलिना ने दृढ़ता से कहा। मुख्य कारण यह था कि वे खुद को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कैसो अर्थ और विंड एलिमेंटों के साथ एक एडवांस मैजिशियन था। उन दो एलिमेंटों वाले एक जादूगर की गति अतुलनीय थी। यदि वह भागना चाहे तो संभवतः उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा वह अपने शरीर पर पॉइजन एलिमेंट लगाने का साहस कर रहा था और खुद को एक राक्षस में बदल रहा था। उसके हाथों कई पवित्र हॉल जादूगरों की मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें शुरू में उम्मीद थी कि छात्र उनकी ओर से कैसों को मार गिराने में सक्षम होगा। कौन जानता था कि जब वे लाइट बाइंडिंग फॉर्मेशन के निर्माण में बिजी थे तो कैसो सीधे छात्र को मार डालेगा। उनके पास उसे बचाने का समय तक नहीं था। आदर्श, तुम मत मरो, आहन ने श्राप दिया। क्या उन्होंने आदर्श को किसी और के व्यवसाय में हस्तक्षेप ना करने की चेतावनी नहीं दी थी? आदर्श ने उसकी सलाह को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? क्या वह नहीं जानता था कि लाल आभूषण गिल्ड कितना मजबूत था? उस केसों में एडवांस लेवल पर 3 एलिमेंट थे। यहां तक कि टीम बनाने वाले सभी लोगों को अभी भी उसे हराने में परेशानी होती। क्या आपके पास सचमुच दूसरों की परवाह करने का समय है? कितना हास्यास्पद है। सांवली चमड़ी वाली महिला डाकू ने खोखली हंसी भरी। उस चीज के बिना आपकी रक्षा प्रभावशाली नहीं है। महिला डाकू के हाथ पर एक बर्फीली चमक उठी। आहन के रॉक बैरियर पर जोरदार अटैक करने से पहले उसके हाथ में बर्फ से बना एक भाला दिखाई दिया। जैसे ही बर्फ के भाले ने रॉक बैरियर से संपर्क किया, वह तुरंत बर्फ में बदल गया। फिर भाले ने रॉक बैरियर को टुकड़ों में तोड़ दिया, जो जमीन पर बिखर गया। एक जादुई भाला? आहन को तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ। भाला उसके पास आया और उसके चारों ओर मौत का नृत्य करने लगा। अपनी रक्षा खोने के तुरंत बाद भाले ने उसके शरीर पर बहुत सारे घाव और खून के दाग छोड़ दिए। आहन के शरीर पर अब कम से कम 10 खून के घाव थे। उसने शुरू में सोचा कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसे वह आसानी से हरा सकता है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह गहरे रंग की महिला अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। आहन अब लकड़ी के क्लैपर के बिना अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम नहीं था, जिसने उसके डिफेंस बिलों के प्रभाव को दोगुना कर दिया था। जादुई उपकरणों की एक प्रतियोगिता। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास मुझसे ज्यादा जादुई उपकरण नहीं है। आहन अपनी हार स्वीकार करने के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी था। उसने तुरंत अपने मैजिक बूट्स और डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट बुलाए। मैजिक इक्विपमेंटों के दोनों टुकड़े लाइट एलिमेंट के थे। आहन की आकृति को घेरने वाली रोशनी ने तुरंत महिला के हाथों में मौजूद बर्फीले भाले को अभिभूत कर दिया। अभी और है। आहन ने अपनी बाहें फैला दी। सुनहरे पंख धीरे धीरे प्रकट हुए और चमकते सुनहरे पंखों का एक जोड़ा बन गया। आहन ने एक पल के भीतर जादुई उपकरणों के 3 टुकड़े
एक्टिवेट किए थे और उनके ऑरास को देखते हुए प्रत्येक टुकड़ा कमोबेश एक विलासिता का समान था। महिला डाकू चौंक गई। डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट और मैजिक बूट्स को छोड़ दे तो भी यह बिल्कुल हास्यास्पद था कि उस आदमी के पास इस उम्र में मैजिक विंग्स होंगे। यहाँ तक कि महिला डाकू ने कई वर्षों में जो भी लूट की थी वह भी उसके मैजिक विंग्स को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आहन अभी भी मैजिक इक्विपमेंटों से पूरी तरह सुसज्जित था, यहाँ तक कि लकड़ी के क्लैपर के बिना भी। अन्य लोग टीम में सबसे कमजोर कल्टीवेशन के लिए आहन पर हंस सकते हैं, लेकिन संभवतः उनसे बेहतर उपकरणों का सेट किसी के पास नहीं हो सकता। फाउंटेन रिंग का आशीर्वाद। जादुई उपकरणों के 3 टुकड़ों को बुलाने के बाद भी आहन नहीं रुके। उसके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली चमकने लगी, क्योंकि सामान्य से दिखने वाली नीली अंगूठी से अचानक एक पवित्र चमक निकलने लगी। वाटर शील्ड, परिसंचारी वाटर अवरोध आहन के चारों ओर घूमता रहा। अंगूठी के पवित्र रोशनी के प्रभाव में कुछ और जल बाधाएं प्रकट हुई। आहन सामान्य रूप से वाटर बैरियर के केवल 4 या 5 ढेर ही लगा पाए, लेकिन रिंग की मदद की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। अब उसके पास वाटर बैरियर की लगभग 8 परतें थी, जो अंतहीन रूप से उसका चक्कर लगा रही थी। भयंकर घूमती हुई लहरें अंगूठी के प्रभाव आहन के हर वाटर स्पिल को मजबूत करने में सक्षम थे। सामान्य रोलिंग वेव अब एक बढ़ते ज्वार में बदल गई थी, जो एक जानवर की तरह महिला डाकू पर अटैक कर रही थी। महिला कुछ ढकने के लिए चतुराई से नाव पर कूद पड़ी। आहन ने बहती ज्वार पर उड़ान भरी और अपने डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट से आगे की ओर एक सुनहरा अर्धचंद्राकार गोला दागा। स्लैश पूरी तरह से चौंकाने वाला था। नाव के अगले हिस्से को आसानी से काट दिया। महिला को अपने जादुई कवच बुलाने के लिए मजबूर किया गया था। फिर भी इसकी सुरक्षा के बावजूद स्लैश ने फिर भी उसका हाथ काट दिया। कटने से अनवरत रक्त बहने लगा। सही काम करता है, आहन ने उस महिला की ओर घूर कर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। महिला गुस्से से कांपने लगी। उसने कभी भी किसी जादूगर को अपने पहले वाले व्यक्ति जितना अमीर नहीं देखा था। उसने एक ही सांस में जादुई उपकरण के 4 टुकड़ों का उपयोग किया था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास अभी भी अतिरिक्त उपकरण थे, जिसमें उसका हार, उसका कंगन और उसके दूसरे हाथ की अन्य 3 अंगूठियां शामिल थी। हड्डियों को चटकाने वाली कई आवाजों के साथ आदर्श मलबे से बाहर निकला और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका ब्लैक स्नेक आर्मर कबाड़ में बदल गया था। उसकी त्वचा का एक भी धब्बा अछूता नहीं था। दर्द उसे बहुत दर्द हो रहा था। जलन के कारण ऐसा लगा मानो उसे आग लगा दी गई हो। सौभाग्य से उसका डीमन एलिमेंट काम आ गया था। उसका शरीर वास्तव में सामान्य जादूगरों से कई गुना अधिक मजबूत था। ऐसा कहा जा रहा है वह खुश था कि आहन ने उस पर लकड़ी की ताली उछाली थी, अन्यथा वह ब्लैक स्नेक आर्मर और अपने मजबूत मांस के साथ प्रभाव से बचने में असमर्थ होता। वह अभी भी जीवित है, कैसो ने आश्चर्य से कहा जब उसने बड़ी बड़ी खुली आंखों से आदर्श को देखा। क्या इस लड़के का शरीर स्टील का बना है? सुरक्षा की 2 परतों के साथ भी प्रभाव एक एडवांस जादूगर के शरीर के अंदर की हर हड्डी को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इस बीच वह व्यक्ति केवल ऐसा लग रहा था जैसे वह गंभीर चोटों से पीड़ित था, लेकिन उनमें से कोई भी जीवन के लिए खतरा नहीं थी। सोल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: मुझे इसका आधा हिस्सा चाहिए। कोई संभवतः डीमन एलिमेंट को सबसे बेकार एलिमेंट कह सकता है। अपने नेबुला या आकाशगंगा को जगाने के बाद भी इसने आदर्श को कोई उपयोगी स्पिल प्रदान नहीं किया। इसका एकमात्र लाभ आदर्श के शरीर को एक निश्चित लेवल तक मजबूत करना, उसे दृढ़ता प्रदान करना और उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाना था। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद आदर्श की नजरें कैसों पर टिक गई। रोज फ्लेम्स और विपत्ति की आग एक बार फिर उसके शरीर पर प्रज्वलित हो गई, जो गोल गोल फैलती हुई लपटों के छल्ले में बदल गई। आप सचमुच मेरे द्वारा देखे गए सबसे लचीले युवा व्यक्ति है। हालांकि
मेरे खिलाफ मौका पाने के लिए तुम्हें अगले 10 साल तक ट्रेनिंग लेनी होगी। कैसो आगे बढ़ा। उसके पैर जो अभी भी मांस के कवच से ढके हुए थे थोड़ा आगे की ओर झुके हुए थे, जैसे कोई धनुष तीर चलाने की कगार पर हो। टकराना। जैसे ही केसो ने तेजी से अपने पंख मारे और आगे बढ़ा, जमीन फट गई। आदर्श ने अपने और अपने दुश्मन के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाई। हालांकि आदर्श की गति कैसो की तुलना में बहुत धीमी थी। आदर्श के जमीन पर उतरने से पहले ही वह आदमी पकड़ में आ चुका था। जैसे ही रेत नीचे घूमकर उनसे चिपक गई, कैसो के हाथ सूज गए। उसकी मुट्ठियां और भुजाएं अचानक विशाल और शक्ति से भर गई। आदर्श पर जमकर घूंसे चले। आदर्श नाव की शैडो में उतरा। 4 हिस्सों में बंटने और अलग अलग दिशाओं में जाने से पहले वह तुरंत शैडो में गायब हो गया। कैसो की विशाल चट्टानी मुट्ठियां हवा में घूम गई और कुछ भी नहीं लगी। असली आदर्श को पहचानने की कोशिश करते हुए उसकी आंखें 4 परछाइयों का पीछा कर रही थी। हालांकि अचानक अंधेरे से तेज कीलें निकली और केसो के पैरों में वार कर दिया। इस बच्चे के पास कितने एलिमेंट है। केसो के पैर स्पाइक्स के लकवाग्रस्त हो गए, जिससे वह अस्थायी रूप से स्थिर हो गया। उसके पास पीछा छोड़ने और विशाल शैडो स्पाइक से मुक्त होने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा उसका अटैक ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं होगी जिसे बंद कर दिया गया हो। केसो ने अपना ध्यान केंद्रित किया। वह अभी शैडो एलिमेंट से मुक्त ही हुआ था कि उसके पैरों के नीचे लाइटनिंग चमकी। केसो पीछे हट गया, लेकिन लाइटनिंग का एक और झटका दिखाई दिया। एक पंक्ति में 10 से अधिक लाइटनिंग के बोल्ट दिखाई दिए। केसो अभी अभी शैडो मैजिक से मुक्त हुआ था और इसकी गतिशीलता अभी भी ठीक हो रही थी। अंत में वह लाइटनिंग के 7वें बोल्ट की चपेट में आ गया। आदर्श को पता था कि केसो को हर समय स्काई वेल द्वारा संरक्षित किया जा रहा था और लाइटनिंग उसकी रक्षा को भेदने में असमर्थ थी। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ रक्षा को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय वह इसका उपयोग केसो को वापस गिराने के लिए कर रहा था। एक छोटी सी तरकीब। मैंने सोचा था कि आप वापस ऊपर चढ़ने में कामयाब होने के बाद मुझे आश्चर्यचकित कर देंगे। केसो जोर से हंसा। यह सच है कि मेरी चालें खत्म हो गई है, इस बारे में कैसा है? मैं ओमी का सिर वापस ठीक कर दूंगा और यह हमारे बीच स्पष्ट है। आप एक समुद्री डाकू के रूप में अपना जीवन जीना जारी रख सकते हैं और मैं अपने काम से काम रखूंगा। अच्छा प्रतीत होता है ना? आदर्श ने कहा। केसो ने आदर्श का अध्ययन किया। युवक पूरी तरह से घावों और चोटों से भरा हुआ था। बिना किसी आश्चर्य के गिरने के कारण उस आदमी की 30 हड्डियां टूट गई होंगी। वह वास्तव में उत्सुक था कि बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में उसे उकसाने का साहस कहां से मिल रहा था। आप क्या सोचते हैं? केसो ने धीरे धीरे अपनी कोहनियों में ब्लेड प्रदर्शित किए। इस बार उसने कसम खाई कि वह बच्चे का जीवन समाप्त कर देगा। उसके लोग अधिक समय तक टिकने में सक्षम नहीं थे। केसो चिंतित था कि उनमें से बहुतों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। क्या मैं पूछ सकता हूं, आपने अपने शरीर पर पॉइजन एलिमेंट कैसे लागू किया और खुद को एक राक्षस में बदल दिया? मुझे यकीन है कि यह प्रक्रिया कुछ हद तक दर्दनाक होगी। आदर्श ने जोड़ा। रेणु शौक रह गई जब उसे एहसास हुआ कि आदर्श अभी भी केसो से बात कर रहा था। क्यों यह आदमी स्थिति में सचमुच अनभिज्ञ है? जब वह लगभग मर चुका है तो वह भाग क्यों नहीं रहा है? क्या वह केसो द्वारा वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है? बस वेद और अन्यों की ओर दौड़े। वेद की ताकत के साथ उसे कुछ समय के लिए केसो को रोकने में सक्षम होना चाहिए। अगर आदर्श ने खुद के साथ जबरदस्ती करना जारी रखा तो वह गंभीर रूप से मरने वाला था। रेणु आदर्श को मदद देने में असमर्थ थी। उसका प्रतिद्वंदी बेहद चालाक था और उसके मानसिक जादू को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब रहा। वह खुद संकट में थी, इसलिए वह आदर्श की मदद भी नहीं कर सकती थी। केसो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी होगी। किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे बच्चा उसका उपहास कर रहा हो। हालांकि केसो भी झिझक रहा था। यह बच्चा जो खुद को आग लगा सकता था सचमुच असामान्य था। बेहतर होगा कि उसकी सावधानी को कम ना होने दिया जाए। क्या ये आपके अंतिम शब्द हैं? केसो ने कहा।
मैं अब उसे धोखा नहीं दे सकता। तुम दोनों कब तक इंतजार करोगे? आदर्श अचानक चिल्लाया। अंधेरे में छिपे दो स्क्रेड हॉल ऑफ मैजिशियन उसके चिल्लाने से चौंक गए। उसे कैसे पता चला? केसो भी शौक था। उसने तुरंत अपने आसपास का निरीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित किया और दूर तक तेजी से फैल रहे कई अजीब प्रकाश बिंदुओं से आने वाले एक खतरनाक ऑरा को महसूस किया। प्रकाश बिंदु केसों की चारों ओर बिखरे हुए हैं, जिससे एक लाइट बाइंडिंग फॉर्मेशन बनता है। अनुभवी केसों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। साथ तेरे की, केसो क्रोधित भी था और घबराया हुआ भी। उन्होंने लड़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रखा था। आखिरकार उन्हें जो चोटें लगी थी वे हल्की नहीं थी। वह यह नहीं बता सका कि क्या उसके दुश्मन के पास अभी भी कोई तुरुप का पता है। इस तरह केसो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वह एक लाइट फॉर्मेशन में फंस रहा है। केसो अपनी प्रतिक्रिया में बहुत तेज था। उसकी पीठ पर पंख जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे, जो उसे आकाश की ओर धकेल रहे थे। काली और सुनहरी किरणें आकाश से रेखाओं में उतरी और एक पिंजरा बनाकर उसके ऊपर मंडराने लगी। वह आदमी लगभग पिंजरे की हल्की सलाखों से टकराया। जब केसो को पता चला कि उसके ऊपर का क्षेत्र बंद कर दिया गया है, तो वह तुरंत जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह समुद्र की ओर भागा, उसके पैरों ने अविश्वसनीय ताकत लगा दी। प्रकाश की एक और दीवार उस दिशा में दिखाई दी जिस दिशा में केसो भागने की कोशिश कर रहा था। केसो ने हार नहीं मानी। उसने अन्य दिशाओं में भागने की कोशिश की, लेकिन दीवारें उसके ऊपर, उसके नीचे और चारों दिशाओं में दिखाई देती रही। दीवारों ने एक आदर्श पिंजरा बना दिया जिसमें केसो को इसके अंदर फंसा लिया गया। मालिक, बॉस फंस गया है। यह देखकर केसो के आदमी तुरंत पिंजरे की ओर दौड़े। उन्होंने केसो को पिंजरे से छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। केसो स्वयं उन्माद में था, अपने उत्परवृत्त मांस के साथ दीवारों से टकरा रहा था। हालांकि आदर्श ने वास्तव में पहले ही लड़ाई में अपने अधिकांश मांस कवच को तोड़ दिया था, मतलब केसो के मांस कवच को। जब वह दीवारों से टकराया तो चिलचिलाती रोशनी से उसे बहुत दर्द हुआ। प्रकाश उसके टूटे हुए मांस कवच के माध्यम से उसके शरीर को जलाने में सक्षम था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई सामान्य व्यक्ति सहन कर सके। उनको रोको, दो पवित्र हॉल मैजिशियन छात्रों पर चिल्लाए। आदर्श ने अभी तक लड़ने की अपनी क्षमता नहीं खोई थी। उसने उस फैटी को देखा जो रेणु से लड़ रहा था। उसने तुरंत अपनी इच्छा शक्ति से नाव का अगला हिस्सा काट दिया, उसे उठाया और फैटी पर फेंक दिया। फैटी ने घबराहट में आने वाले प्रॉव को चकमा दे दिया। अचानक ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। हालांकि जैसे ही उसने अपना ध्यान खोया, रेणु ने माइंड कंट्रोल के साथ उसके दिमाग में घुसपैठ करने का अवसर पकड़ लिया। फैटी ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन रेणु की शक्ति से बचने में असफल रहा। वह तुरंत केसो के करीब आने की कोशिश कर रहे लाला भूषण गिल्ड के सदस्यों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया। धिक्कार है, लानत है, लानत है। केसो पिंजरे के अंदर जोर से दहाड़ने लगा। जब उसने आदर्श की ओर देखा तो उसकी आंखें खून से लथपथ हो चुकी थी। केसो को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दो पवित्र हॉल जादूगर अंधेरे में छिपे हुए थे। वह इतना पछतावे में था कि इतने कठिन प्रयास करने के बावजूद वह अपने बिस्वा दशा में एक युवक जादूगर की देखभाल करने में असमर्थ था। उसे इस बात का और भी पछतावा था कि वह बहुत अधिक लापरवाह होने के बाद स्क्रेड हॉल मैजिशियन द्वारा बिछाए गए जाल में फंस चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रकाश पिंजरा और अधिक मजबूत होता गया, जब तक कि उसके आदमी उन दोनों को मारने में सक्षम नहीं हो गए जिन्होंने इसे बनाया था। हालांकि जो जादूगर बंदरगाह पर आए थे वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से एक एडवांस मैजिशियन था। उनमें से कुछ उसके आदमियों को एक तरफा कुचलने में भी कामयाब रहे। केसो अचानक असहायता की भावना से अभिभूत हो गया। आमतौर पर वह अपने जहरीले मांस के साथ आसानी से प्रकाश पिंजरे से बाहर निकल सकता था। हालांकि वह बहुत देर तक लड़ता रहा और घायल भी हो गया, इससे पहले कि वह इससे मुक्त हो सके। रोशनी उसे जलाकर राख कर देंगी। बेशरम, केसो गुस्से से चिल्लाया। क्या यह आमने सामने का द्वंद्व नहीं होना चाहिए था? वह दो पवित्र हॉल जादूगरों से मदद कैसे मांग सकता था? वह उसे मारने के बहुत करीब था। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह अपनी गांठ साफ करना याद रखे और जीवन भर जेल में रहने के लिए तैयार रहे।
भले ही उसका चेहरा खून से लथपथ था, फिर भी उसकी मुस्कुराहट बेहद मनमोहक थी। सच तो यह है कि आदर्श को तभी एहसास हुआ कि कोई लाइट फॉर्मेशन बना रहा था जब वह केसो द्वारा हवा में उछाले जाने के बाद आसमान से नीचे देख रहा था। प्रकाश बिंदुओं को नोटिस करना मुश्किल नहीं था, लेकिन चूंकि केसो चट्टान के टॉप पर खड़ा था और उस पर दबाव डाल रहा था, चट्टान ने वास्तव में उसे नहीं देखने से रोक दिया था। जब आदर्श ने प्रकाश के बिंदु देखे तो उन्होंने तुरंत उन्हें पवित्र हॉल मैजिशियन से जोड़ दिया। सलाहकारों ने उल्लेख किया था कि कुछ स्क्रेड हॉल मैजिशियन पर्दे के पीछे से उनकी सहायता करेंगे। वे लालाभूषण गिल्ड के अध्यक्ष को हटाने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हुए अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए वहां मौजूद रहेंगे। सच तो यह था कि जब आदर्श मलबे से बाहर निकला तो वह पहले से ही अपनी सीमा पर था। उन्हें जो चोटें लगी वे बहुत गंभीर थी। यदि डीमन एलिमेंट ना होता तो वह मर चुका होता। वह बस जितना संभव हो सके उतने समय के लिए स्क्रेड हॉल मैजिशियन को समय खरीदने के लिए केसों को उलझा रहा था। बहुत अच्छा, स्क्रेड हॉल मैजिशियन पुकारे बिना नहीं रह सका। केसो इस बार भागने में असमर्थ रहा। दोनों पवित्र हॉल जादूगर बहुत खुश थे क्योंकि वे अंततः वापस जा सकते थे और रिपोर्ट कर सकते थे कि उनका मिशन पूरा हो चुका था। वे लालाभूषण गिल्ड को हराने के लिए विभिन्न देशों में भटक चुके थे और उनके खराब प्रदर्शन के लिए उनके सीनियरों द्वारा कई बार उनकी आलोचना की गई। ओलिना ने आदर्श की ओर देखा, उसकी फीकी नीली आंखें चमक रही थी। यह सब इस चीनी छात्र की बदौलत था। वह आदर्श के बारे में तुरंत जानने को उत्सुक थी और उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। बहुत से एडवांस मैजिशियन केसों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे जैसे उसने किया था। एक बार एक अनुभवहीन स्क्रेड हॉल मैजिशियन की केसों के हाथों भयानक मौत होगी। यह बहुत प्रभावशाली था कि एक छात्र इतनी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था। हालांकि इससे पहले कि ओलेना उसकी तारीफ कर पाती, आदर्श का एक वाक्य सुनने के तुरंत बाद उसकी अभिव्यक्ति खराब होगी। अरे मुझे तो कम से कम आधा इनाम चाहिए, आदर्श ने यह कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। 500 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू बोलना इसलिए एक्स्ट्रा एपिसोड के रूप में दिया गया है। कल एक सब्सक्राइबर ने कहा था अगर आपको थैंक यू बोलना है तो कम से कम एक एक्स्ट्रा एपिसोड अपलोड कीजिए, तो मैंने 2 कर दिए। थैंक यू।